हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूहों वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बाईसाइक्लो तथा एस्पायर यौगिकों के नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नामकरण। तो चलिए ठीक है, इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बाईसाइक्लो यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, इंग्लिश में इनको कहा जाता है बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें, जैसे इस प्रकार के यौगिकों को देखिए, ये एक यौगिक हमने यहां पर ऐसा लिखा। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, अगर सपोज किसी यौगिक को हम लोग ऐसे लिखें तो इसमें और इसमें क्या फर्क है। ठीक से देखो, ये वाला जो यौगिक है ये एक चक्रीय यौगिक है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, जबकि इस वाले कंपाउंड में दो रिंग है, एक रिंग ये वाला और एक रिंग ये वाला। ठीक है, दोनों रिंग है, और ये दोनों रिंग जहां पर आपस में मिल रही है, एक तो इस कार्बन पर आकर मिल रही है और एक इस कार्बन पर आकर मिल रही है। ये जो कार्बन होते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, तो ये कार्बन है ब्रिज हेड कार्बन, और ये वाला कार्बन भी ब्रिज हेड कार्बन ही होता है। तो याद रखो, कैसा भी बाईसाइक्लो यौगिक हो उसमें ब्रिज हेड कार्बन हमेशा दो ही होंगे, न दो से कम होंगे और न दो से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन का मतलब ऐसे कार्बन जहां पर दोनों रिंग आपस में मिलती हो, ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो यहां पर इसका नाम हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखा जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो के बाद X, Y, Z ये लिखा जाएगा। उसके बाद जितने कार्बन का बाईसाइक्लो है उसके अकॉर्डिंगली एल्क, और एल्क के बाद सिंगल बॉन्डिंग है तो N, डबल बॉन्डिंग है तो इन, और ट्रिपल बॉन्डिंग है तो आइन, ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो एक चीज और, यहां पर जो X, Y, Z होते हैं ये हमेशा घटते हुए क्रम में होते हैं, ये याद रखना। X, Y, Z हमेशा घटते हुए क्रम में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका मुझे नाम लिखना है, तो यहां पर सबसे पहले ये हमें देखना है कि X, Y, Z होता क्या है। X, Y, Z का मतलब है अलग अलग ब्रिज में अलग अलग कार्बन परमाणुओं की संख्या। क्या मतलब हुआ इसका, देखो समझना। इस ब्रिज हेड कार्बन से मुझे इस ब्रिज हेड कार्बन पर आना है, तो मेरे पास कितने पाथ है, मेरे पास 3 पाथ है। या तो मैं इधर से आ जाऊं, या फिर मैं इधर से आ जाऊं, या फिर मैं यहां से आ जाऊं। 3 रास्ते मेरे पास है। ठीक है, पहले मैं इस ब्रिज हेड कार्बन से यहां पर आया, इधर से आया, तो बताइए बीच में मुझे कितने कार्बन मिले। यहां से चला तो ये पहला कार्बन मिला, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो एक तो हो गया, इसको मैं कहूंगा 3 कार्बन ब्रिज। अच्छा जी, यहां से चलकर इधर आया, तो बताइए यहां से चला तो मुझे कितने कार्बन मिले, 1 कार्बन मिला, बस 1 मिला। उसके बाद तो फिर हम यहां पर पहुंच गए, तो 3 के बाद 1 मिला, तो ये वाला ब्रिज 3 कार्बन ब्रिज, ये वाला 1 कार्बन ब्रिज, और इस वाले से चलना शुरू करा तो पहला कार्बन और फिर दूसरा कार्बन, ये हमें ऐसे मिला। तो यहां पर 3, 1, 2 जो है इस बस यही X, Y, Z है, लेकिन इसको हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो ये लिखा बाईसाइक्लो। अब 3, 1, 2 को घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1, तो लिखेंगे 3, 2, 1 लिखा। चलो ठीक है, अब उसके बाद लिखना है एल्क। एल्क का मतलब इस यौगिक में कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, गिनो। यहां से शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 के बाद 1, 8। टोटल कार्बन परमाणु की संख्या 8 है, तो यहां पे लिखा जाएगा ऑक्ट। लिखा ऑक्ट।
ऑक्ट के बाद अब बताइए इसमें बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ऑक्ट के बाद लिखा जाएगा ANE, ये इस यौगिक का IUPAC नाम होगा। समझे? एक बार फिर से इस यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे, बाइसाइक्लो XYZ एल्केन। तो XYZ यहां पर क्या है, XYZ अलग अलग ब्रिज में कार्बन परमाणुओं की संख्या है, जिसे हम हमेशा घटते हुए क्रम में लिखेंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो ये वाला ब्रिज 3 कार्बन ब्रिज, ये वाला 2 कार्बन ब्रिज और ये वाला 1 कार्बन ब्रिज है। तो कैसे लिखा, 3 2 1 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। अब देखो, जैसे तुम्हें ये यौगिक ऐसे दिया जाए, समझना, ये मैंने कुछ बाइसाइक्लो यौगिक ऐसा बना दिया, ये बनाया इधर और इधर ये बना दिया। ठीक है, या फिर तुमसे कहा जाए ऐसा ब्रिजहेड कंपाउंड, या फिर ये यौगिक, ये 3 यौगिक तुमको दे रखे हैं, तुमसे कहा जा रहा है इन सबका नाम लिखो। तो पहले देखो, ये भी ब्रिजहेड कार्बन, ये भी ब्रिजहेड कंपाउंड और ये भी ब्रिजहेड कंपाउंड है। यहाँ पर ये ब्रिजहेड कार्बन, ये ब्रिजहेड कार्बन, इन दोनों में ये ब्रिजहेड कार्बन है। तो इसमें कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक चीज और, ये हमने यहां पर लिखा था ऑक्ट। ऑक्ट कैसे लिखा? ऑक्ट का मतलब इस यौगिक में कुल 8 कार्बन है। तो ऐसे आपको ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो पता है, x प्लस वाई करो, y प्लस z कर दो और z प्लस 2 कर दो, आ जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 1 कितने हो गए, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 हो गए 6, और 6 में 2 जोड़ दो, 8 हो गए ऑक्टेन। कैसे? क्योंकि हम x, y और z ये तो ले ही चुके, ये 2 कार्बन ही तो नहीं लिखा, तो इसमें 2 कार्बन ही तो छोड़े हैं तो प्लस 2 कर देंगे, ऐसे गिन लेंगे। अब इसको लिखो, इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये लिखा बाइसाइक्लो, लिखा बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो के बाद बताओ इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन है, यहां से चले, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 कार्बन। यहां से चले इधर तो 1 के बाद 2 आया, ये 2 कार्बन ब्रिज, इधर गिनो 1 2 3, ये आया। एक में 5 कार्बन है, एक में 2 है और एक में 3 है। अब इन तीनों को घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? ये लिखा जाएगा 5 3 2, 5 3 2 लिखा, और 5 3 2 के बाद कुल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है गिनो। तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10 कार्बन, तो ये हो गए। अब 10 में क्या करें, 2 और जोड़ दें। 2 कौन से जोड़े, एक ये जोड़ दो, एक ये जोड़ दो, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। 12 के लिए क्या लिखेंगे, डो डेक, और डेक के बाद या फिर यहां लिखो 5 3 2 के बाद डो डेक और उसके बाद एन, डो डेकेन। 10 के लिए डेकेन, 11 के लिए अनडेकेन और 12 कार्बन के लिए डो डेकेन, ऐसे लिखा जाएगा। समझे? चलिए नंबर 2, इसका नाम लिखना है। फिर से देखो क्या है, बाइसाइक्लो यौगिक है, क्या लिखा जाएगा, ये लिखेंगे वापस बाइसाइक्लो, या फिर यहां लिखो ये लिखा बाइसाइक्लो। बताइए इस ब्रिज में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 4 और 4, 4 और 4, इधर भी 4, इधर भी 4। बीच में कितने हैं, यहां से चले और यहां पर आ गए, बीच में हमें कोई भी कार्बन नहीं मिला, मतलब बीच में 0 कार्बन है। तो कार्बन ब्रिज की क्या होगी संख्या, 4 4 0। तो ये लिखेंगे 4 4 0, लिखा 4 4 0। ये 0 लिखना पड़ेगा, छोड़ मत देना इसको, 0 लिखना पड़ेगा, समझे? और उसके बाद कुल कार्बन कितने हो गए, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, डेक, और डेक के बाद एन, ANE। तो बाइसाइक्लो 440 डेकेन, ये इसका नाम होगा। नंबर 3 पे आ जाओ, ये भी बाइसाइक्लो यौगिक है, ये ब्रिजहेड कार्बन, ये भी ब्रिजहेड कार्बन हो गए। अब बताइए इसके बाद क्या करें, तो क्या लिखेंगे बताइए, ये लिखा बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो के बाद इधर कितने कार्बन का ब्रिज, 1, इधर भी 1 और बीच में 0, तो क्या लिखा जाएगा 1 1 0 के बाद कितने कार्बन है टोटल, 4 का मतलब
ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। क्लियर है? चलिए अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़े, समझना। इस यौगिक को एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं। ये यौगिक हमने फिर से बनाया, ठीक है। अब सोचिए एक यौगिक मैं दे रहा हूं, यहां पर सपोज मैंने लिखा COOH, ये मैंने यौगिक लिखा, ठीक है। अच्छा, और एक यौगिक मैंने इसी को ऐसे फिर से बना दिया और यहां पे लिखा मैंने COOH। अब मुझे इसका नाम लिखना है, इसका भी नाम लिखना है, तो बताइए कैसे करेंगे? सुनना, क्योंकि अब इसमें यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो याद रखो पहली बात तो बाईसाइक्लो यौगिकों में ये जो संरचना होती है यही इसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है। इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला चूज करने का या उसको चुनने का कोई जरूरत नहीं है। जो मुख्य श्रृंखला है बस यही इसकी प्राइमरी मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी, समझ रहे? अब बात आती है नंबरिंग की। तो याद रखना बाईसाइक्लो यौगिकों में नंबरिंग के 2 क्राइटेरिया हैं। वो 2 क्राइटेरिया याद कर लो। पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है कि हमेशा बाईसाइक्लो यौगिकों में नंबर 1 या तो इस ब्रिजहेड कार्बन को देंगे या फिर इस ब्रिजहेड कार्बन को देंगे, दोनों में से किसी एक को देंगे। ये तो फिक्स है, चाहे क्रियात्मक समूह हो और अगर हो या ना हो, और अगर हो तो कहीं पर भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कार्बन से COOH जुड़ा है तो इसको 1 दे देंगे, नहीं। ब्रिजहेड कार्बन को ही 1 देंगे, या तो इसको 1 देंगे या इसको 1 देंगे, दोनों में से किसी एक को 1 देंगे। चलो ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पहले नंबरिंग हमेशा हम सबसे जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जो सबसे बड़ा ब्रिज है, ये कितने कार्बन का ब्रिज है? 3 कार्बन का ब्रिज। ये 1 और 1 2, ये 2 कार्बन का ब्रिज और ये 1 कार्बन का ब्रिज। सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? ये वाला। तो सबसे पहले नंबरिंग इसकी करेंगे, फिर छोटे वाले ब्रिज की नंबरिंग करेंगे और लास्ट में सबसे छोटे वाले ब्रिज की नंबरिंग करेंगे। ये फिक्स है। 2 चीजें फिक्स है। पहली चीज क्या? किसी दोनों ब्रिजहेड कार्बन में से किसी एक ब्रिजहेड कार्बन को नंबर 1 देंगे। उसके बाद नंबरिंग उस कार्बन चेन की पहले करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, ठीक है। तो देखो सुना, मैंने सपोज इसको 1 दिया तो 2 में किसको दूंगा? समझना, इसको मैंने 1 दिया तो 2 में किसको दूंगा? सबसे बड़ा ब्रिज ये वाला है, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब बताओ किधर चले? इधर तो 1 कार्बन का ब्रिज है, इधर 2 कार्बन आ रहे हैं, तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी नंबरिंग पहले करेंगे। तो 5 के बाद 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद आगे चले तो 1 मिला, 1 को जंप करके इसके ऊपर से कूद कर यहां पर आ जाओ, तो 7 के बाद इसका नंबर क्या हो जाएगा? 8। तो ऐसा करने पर देखो कार्बोक्सिलिक की जो ग्रुप है इसकी पोजीशन क्या आ रही है? 7 आ रही है। याद रखना 7 आ रही है। चलो अब इस नंबरिंग को हटा दें, हटा दिया। अब आगे चलो, अब नंबरिंग इसको 1 दें। चलो ठीक है, इसको 1 दिया तो इसको दिया। अब किसको? इसको 1 देंगे तो इस ब्रिज की नंबरिंग पहले करेंगे। ये 2, 3, 4, 5, उसके बाद इसकी करेंगे 6, 7 के बाद इसको जंप करके इस पर आ गए 8। तो देखो कार्बोक्सिलिक की पोजीशन क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो बताइए किस ब्रिजहेड कार्बन से पोजीशन कम आ रही है? इस वाले कार्बन से 1 देने पर इसकी पोजीशन कम आ रही है, तो नंबरिंग यहां से ही करेंगे। आई बात समझ? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा अब बाईसाइक्लो के बाद ये 3, ये 2, उसके बाद 1 के बाद कुल कार्बन कितने? ऑक्ट के बाद सिंगल बॉन्डिंग एन, ऑक्टेन के बाद COOH मुख्य क्रियात्मक समूह है, लेकिन इसका कार्बन मुख्य चेन से जुड़ा है पर बाहर है, तो सफिक्स कौन सा आएगा? बी टाइप सफिक्स आएगा। क्या लिखेंगे? 321 ऑक्टेन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। समझे? अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में नंबरिंग किसको देंगे? इसको 1 दे देंगे। ब्रिजहेड को देना है, किसी एक ब्रिजहेड को दिया, इसको दे दिया। अब 2 किसको दें? तो पता है 2 जो सबसे लंबी ब्रिज होगा उसको, इसमें कितने कार्बन है? 3 है और इसी में ये आ रहा है, तो ये 1 तो ये 2 हो जाएगा।
तो जो नाम इसका है वही नाम इसका भी होगा, बस फर्क क्या होगा इसमें, हाँ एक चीज और, वो क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, चलो मैंने इसको हटा दिया, थोड़ा सा इसको हम और ठीक से लिखते हैं साफ साफ। कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन के बाद 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, समझे। चलिए ठीक है, ये हुआ। इसमें कार्बोक्सिलिक की पोजीशन क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो जो नाम ये लिखा है वही नाम इसका भी होगा, बस फर्क क्या होगा, 6 की जगह क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, चलो और देखो, और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सोचना। इस प्रकार के यौगिक में यहां पर दे रखा है COOH, ये डबल, एक CH3 यहां पर और एक CH3 यहां पे लिखा हुआ है ऐसे। अब इसका नाम लिखना है, तो बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी बताइए, तो ये जो संरचना लिखी हुई है यही इसकी मुख्य कार्बन संरचना होगी। ठीक है, बताइए किस ब्रिज हेड कार्बन को नंबर 1 पहले दें, सोचिए बताइए। तो किस ब्रिज हेड कार्बन से COOH की पोजीशन नजदीक आ रही है, यहां से नजदीक आ रही है, ये लिखा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 1 को जम करा, यहां पर आगे इसकी पोजीशन 8 पोजीशन होगी। ठीक है, नंबरिंग होगी। अब इसका नाम लिखें, बताइए नाम क्या होगा इसका, सोच के बताइए। तो इसका नाम होगा सबसे पहले प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी 2 पर है, एक प्रतिस्थापी 8 पर है, तो क्या लिखेंगे 2,8 डाइमिथाइल, 2,8 डाइमिथाइल। ठीक है, हो गए प्रतिस्थापी। उसके बाद फिर बाईसाइक्लो लिखा, बाईसाइक्लो के बाद कितने कार्बन का ब्रिज, 1 2 3 कार्बन का ब्रिज यहां पर है, 2 का यहां पर है और 1 यहां पर है, तो ये लिखेंगे 3 2 1 हो गए। अब उसके बाद कुल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 8 है, तो यहां पर 8 के लिखेंगे ऑक्ट, पर ऑक्ट की जगह होगा ऑक्टा। ऑक्टा क्यों लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2, याद है मैंने पहले बताया था, एक डबल बॉन्ड है तो ऑक्ट लिखते हैं, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो एक जैसे, तो क्या करेंगे, रूट वर्ड में लेटर ए जोड़ देंगे, तो ऑक्ट का क्या बन जाएगा, ऑक्टा। ऑक्टा के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या क्या है बताओ, डबल बॉन्ड की पोजीशन है 3 और 4 का मतलब 3 है, 6 और 7 का मतलब 6 है, तो ये लिखा जाएगा 3,6 डाइईन, लिखा डाइईन, और डाइईन के बाद फिर कार्बोक्सिलिक की पोजीशन क्या आ रही है 6, तो ये लिखा जाएगा 6 कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे। तो इस प्रकार से हम बाईसाइक्लो यौगिकों का नामकरण करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं, इसके सॉल्व करें, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे तुम्हें ये दे रखा है C डबल बॉन्ड O, C2H5 दे रखा है, COCl दे रखा है, CONH2 दे रखा है, यहां दे रखा है CH2Cl, यहां लिखा हुआ है Br। ठीक है, ये यौगिक दे रखा है। अब बताइए इसका नाम क्या होगा, थोड़ा अच्छा यौगिक बनाया है, सोच के जवाब दीजिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे, या फिर चलो इसको हटा देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखो इसमें पहले बताइए ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, एक ब्रिज हेड ये है, एक ब्रिज हेड ये वाला, 2 ब्रिज हेड। अब बताओ किसको ब्रिज हेड को नंबर 1 दे, या तो इसको या फिर इसको। तो पहले बताइए इसमें क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, पहले इसको चेक करो। COCl क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है। CONH2 क्या होता है, एसिड अमाइड होता है। और COOC2H5 क्या होता है, एस्टर। तो बताइए एस्टर में, एसिड हैलाइड में और अमाइड में, तीनों में से पहले कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, सबसे पहले आता है एस्टर।
तो एस्टर यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और बाकी ये दोनों क्या होंगे, प्रतिस्थापी। ये ब्रोमीन तो प्रतिस्थापी है ही सही, ये भी अब प्रतिस्थापी होंगे। तो जो नंबरिंग होगी वो इस क्रियात्मक समूह की मिनिमम पोजीशन के आधार पर होगी। ठीक है, तो नंबर 1 हम किसको दें, इसको हमने दिया नंबर 1। अब बताइए इधर चले या इधर चले, तो इधर कितने कार्बन का ब्रिज, 1 2 3 4, इधर कितने कार्बन का ब्रिज, 1 2 3 4, दोनों ब्रिज की साइज बराबर। तो फिर तो इधर से ही शुरुआत करें ताकि क्रियात्मक समूह नजदीक आ जाए। 1 2 3 4 5 के बाद 6। अब बताओ 6 के बाद 7 किस में दें, इस ब्रिज में दें या इस वाले ब्रिज में दें, तो इसमें कार्बन ज्यादा है तो इसको नंबरिंग पहले करेंगे। 6 के बाद 7 8 9 10, 10 के बाद 1 को जंप करा 11 पर आ गए, आगे 11 पर। अब लिखो, तो एस्टर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एस्टर का विशिष्ट प्रतिस्थापी, तो ये होगा एथिल। एथिल के बाद में 11 ब्रोमो, 11 ब्रोमो के बाद ये अमाइड का प्रीफिक्स, एमाइड प्रतिस्थापी है तो इसका प्रीफिक्स लिखेंगे पूर्व लग्न, क्या होता है, कार्बेमोइल। कार्बेमोइल, कार्बेमोइल की स्पेलिंग CARBAMOYL, कार्बेमोइल। और COCl भी प्रतिस्थापी है, इसका प्रीफिक्स क्लोरोफॉर्मिल, CHLO फॉर्मिल। देखो इंग्लिश में लिखने का यही रीजन है। बताइए कार्बेनोइल और क्लोरोफॉर्मिल में पहले कौन आ रहा है, तो यहाँ पर C, यहाँ पर B से, पहला लेटर दोनों में सेम, लेकिन दूसरा यहाँ पर A आ रहा है और यहाँ पर H, तो पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, A। इसका मतलब कार्बेमोइल को हम पहले लिखेंगे। तो कार्बेमोइल की पोजीशन क्या आ रही है, 8, तो ये होगा 8 कार्बेमोइल। एथिल 11 ब्रोमो 8 कार्बेमोइल के बाद 9 क्लोरोफॉर्मिल, 9 क्लोरोफॉर्मिल हो गया। ये सारे प्रतिस्थापी लिखे, उसके बाद फिर लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद में फिर कितने कार्बन है, इधर भी 4 इधर भी 4, बीच में 1, तो 4 4 1 लिखा। कुल कितने हो गए, 4 और 4 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 के लिए अनडेकन, और अनडेकन के बाद एस्टर किससे जुड़ा हुआ है, 4 नंबर से। मुख्य क्रियात्मक समूह है, कार्बन मुख्य कार्बन चेन से बाहर है, तो इसका बी टाइप सफिक्स, एस्टर का बी टाइप सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलेट। तो ये लिखा जाएगा, पोजीशन वाइज लिखेंगे 4 कार्बोक्सिलेट, ये होगा इसका आईपीसी नामकरण। ठीक है, चलो और आगे चलें। ये था बाईसाइक्लो यौगिकों का नामकरण। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे स्पायरो यौगिक, स्पायरो कंपाउंड। देखो देखिए नेक्स्ट स्पायरो कंपाउंड का मतलब ऐसे बाईसाइक्लिक यौगिक जिसमें दोनों रिंग में एक ही कार्बन कॉमन हो, बस सिर्फ एक कार्बन। तो देखो दोनों रिंग है, इसमें यही कार्बन, बस एक कार्बन कॉमन है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो यौगिक। अगर 2 कार्बन कम से कम कॉमन हो तो बाईसाइक्लो, और अगर एक कार्बन कॉमन है तो स्पायरो, ऐसे लिखा। ठीक है, तो ये लिखे या फिर हम ऐसे बना लें। ये सारे यौगिक कौन से हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब के सब क्या है, स्पायरो यौगिक है। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे, ये बाईसाइक्लो में हमने लिखा था बाईसाइक्लो, यहां पे लिखेंगे स्पायरो, लिखा है स्पायरो। स्पायरो के बाद अब देखो इस रिंग में कितने कार्बन है, अच्छा चलो ठीक है नाम लिखते हैं। स्पायरो के बाद ये हमने लिखा X, Y, उसके बाद फिर लिखेंगे L के बाद N। थोड़ा ठीक से बना लेते हैं इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना
रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ये हमने इसका स्टैंडर्ड नाम लिखा स्पायरो एक्स कोमा वाई के बाद लिखेंगे एल्केन। लिखा स्पायरो एक्स वाई एल्केन। और यहां याद रखना यहां एक्स और वाई बढ़ते हुए क्रम में होगा। देखिए बाइसाइक्लो में हमने क्या बोला था, एक्स वाई जेड होता है घटते हुए क्रम में, यहां पर सिर्फ एक्स और वाई होगा, वो भी बढ़ते हुए क्रम में होगा। ठीक है, तो नाम हमने लिखा स्पायरो। ठीक है, इस कार्बन को छोड़ दें। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो कार्बन होता है इस कार्बन को बोलते हैं स्पायरो कार्बन। स्पायरो कार्बन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब स्पायरो कार्बन ऑलवेज 4 डिग्री का होगा। किस डिग्री का होगा? 4 डिग्री, मतलब चतुष्क कार्बन होगा। बिकॉज इस कार्बन से चारों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये ऑलवेज 4 डिग्री का होगा। ठीक है, ये तो एक समझना। तो नाम लिखा है स्पायरो। अब इधर इसको छोड़कर इधर कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। इधर कितने? 1 2 3 और 4। इधर 4 इधर 3। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? 3 को पहले लिखा, 3 को पहले लिखा, 4 को बाद में लिखा। तो ये लिखा स्पायरो 3 4। अब कुल कितने कार्बन है? तो कुल करने के लिए क्या करेंगे? सोचो, हमने ये 3 लिख दिए, ये 4 लिख दिए, यही तो एक कार्बन है जिसको नहीं लिखा। तो क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस 1 कर देंगे तो कुल कार्बन परमाणु की संख्या आ जाएगी। तो 3 प्लस 4 प्लस 1 कितने कार्बन हो गए? 8। ऑक्ट, ऑक्ट के बाद बॉन्डिंग सिंगल। तो ये हो जाएगा स्पायरो 3,4 ऑक्टेन। बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, इस यौगिक का बताइए। इसमें क्या करेंगे? ये हमने लिखा स्पायरो। इधर कितने कार्बन है? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। इधर कितने हैं? 1 2 3 4। तो 5 और 4 में छोटा कौन? 4। तो 4 पहले लिखेंगे, छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में। 4,5। तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10। तो 10 का मतलब डेक और डेक के बाद एन, डेकेन, ऐसे नाम इसका हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम कैसे लिखेंगे बताइए? ये लिखा जाएगा स्पायरो। इधर भी 2, इधर भी 2, टोटल कार्बन 5, पेंटेन। ठीक है, ये इसका नाम हुआ। अब सोचिए, देखो जैसे हमें ये यौगिक दे रखा है, इधर लिखा हुआ है COOH, यहां दे रखा है डबल, इस प्रकार से यौगिक दे रखा है। तो सोचिए इस बाइसाइक्लो यौगिक में हमें डबल बॉन्ड भी दे रखा है, क्रियात्मक समूह भी दे रखा है, और मान लीजिए एक यहाँ पर प्रतिस्थापक भी दे रखा है। अब इसका हमें नाम लिखना है। तो नाम लिखने से पहले क्या करेंगे? हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो बताइए नंबरिंग कैसे करें? तो इसमें नंबरिंग का क्या आधार होगा? तो याद रखो, ये वाला जो कार्बन है इसको हमने नाम क्या दिया था? स्पायरो कार्बन बोला था। तो छोटी रिंग की नंबरिंग पहले करेंगे, याद रखना, छोटी रिंग की नंबरिंग पहले करेंगे, बड़ी रिंग की नंबरिंग बाद में करेंगे। तो अब इस कार्बन से शुरुआत नहीं करेंगे, इस कार्बन से जुड़ने वाले छोटी रिंग के कार्बन या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से किसी एक को 1 देंगे। लेकिन शुरुआत किससे करेंगे? छोटी रिंग से। याद रखना, बाइसाइक्लो यौगिकों में बड़ी रिंग से नंबरिंग पहले करी थी, यहाँ पर छोटी रिंग से नंबरिंग पहले करेंगे। अब ऊपर का कार्बन सिंगल बॉन्ड है, नीचे कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। तो इसको 1 दिया, ये 2, ये 3, ये 4 दिया, दे दिया 4। अब 4 के बाद 5 किसको दें? इसको दें या इसको दें? तो देखो ऊपर से क्रियात्मक समूह नजदीक आ रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह की दूरी बढ़ जाएगी। तो 4 के बाद ये होगा 5, ये 6, ये 7 और ये 8 कार्बन हो जाएंगे। तो बताइए प्रतिस्थापी कौन है? मैथिल। कितने नंबर से जुड़ा है? 8 से। तो ये होगा 8 मैथिल। हो गया 8 मैथिल। 8 मैथिल के बाद में स्पायरो। साइज क्या आ रही है? इधर 3, इधर 4, 3,4। कुल कार्बन परमाणु की संख्या कैसे निकालें? 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8। तो 8 के लिए लिखा ऑक्ट। ऑक्ट के बाद डबल बॉन्ड भी आ रहा है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है? 1 और 2 के बीच में आ रही है। 1 और 2 के बीच में आ रही है तो
बोलो 1 लिखेंगे। ऑक्ट के बाद 1 इन के बाद उसके बाद में फिर 6 नंबर पर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर स्पैरो कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं स्पैरो का। जैसे ये दे रखा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है COCl, यहाँ लिखा हुआ है CN, यहाँ लिखा हुआ है OC2H5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब बताइए कैसे करें। तो सबसे पहले बताइए ये यौगिक मोनोचक्रीय है या द्विचक्रीय है? तो द्विचक्रीय। अब द्विचक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, बाइसाइक्लो या स्पायरो। तो देख के बताओ ये बाइसाइक्लो है या स्पायरो है? तो देखो दोनों रिंग में एक ही कार्बन कॉमन है, तो ये स्पायरो कंपाउंड है। ठीक है, स्पायरो कंपाउंड है। तो बताइए नंबरिंग कहां से करें, कैसे करें, सोच के बताइए। तो इसमें ये रिंग छोटी है और ये रिंग बड़ी है, तो पहले नंबरिंग किसकी करेंगे? छोटी की करेंगे। अच्छा, क्रियात्मक समूह ईथर है, साइनेड है और COCl क्या होता है? एसिड क्लोराइड होता है। तीनों में से पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आता है टेबल में? COCl पहले आता है, तो इसकी पोजीशन मिनिमम होनी चाहिए। तो ठीक है, नंबरिंग छोटी रिंग में इसको दिया 1, इसको दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 के बाद बताओ। अब अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह है तो CN क्या हुआ? ये तो प्रतिस्थापी हुआ। तो अब 5 के बाद 6 इसको दे या इसको दे? तो ये तो प्रतिस्थापी है और ये डबल बॉन्ड है, तो प्रेफरेंस उसको देंगे, प्रतिस्थापी को नहीं देंगे। किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। इसकी पोजीशन कम होनी चाहिए। तो 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, वही। अब बताओ ये 10 नंबर पे कौन है? 10 पर है साइनो। 10 साइनो के बाद 3 इथॉक्सी ईथर है। O के साथ कितने कार्बन है? 2 का मतलब एथ, तो 2 इथॉक्सी हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिखा है यहाँ पर स्पायरो, लिखा है स्पायरो। स्पायरो के बाद में फिर 4,5। इस रिंग में कितने कार्बन है? 4। इधर कितने कार्बन है? 5। बढ़ते हुए क्रम में लिखा बढ़ते हुए क्रम में। चलो और आगे चलो। अब ये हमने लिखा स्पायरो 4, 5 के बाद क्या आता है? रूट वर्ड। कुल कार्बन परमाणु की संख्या 4 और 5 और 1, 4 + 5 9, 9 + 1 10। तो ये हमने लिखा 10 के लिए 10 कार्बन मुख्य श्रृंखला में डेक। अच्छा, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, 2 डबल बॉन्ड है, तो डेक में क्या लगा देंगे? डेका। डेका के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन 2,7 के बाद डाइइन, 2 डबल बॉन्ड के लिए डाइइन। ठीक है, और मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? COCl। तो COCl का सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑयल क्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम होगा। तो इस प्रकार से हम स्पायरो यौगिकों का IUPAC नामकरण लिखते हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, और देखो इसके बाद, अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हमने लिखा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण। ठीक है, तो देखो एरोमेटिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिसमें बेंजीन प्रेजेंट है। जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि जिस भी यौगिक में बेंजीन प्रेजेंट होगा वो यौगिक एरोमेटिक यौगिक होगा। तो बेंजीन की संरचना क्या होती है? ये होती है। बेंजीन को ऐसे लिखो या फिर बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों होती है बेंजीन की अनुनादी संरचना। क्या होती है? बेंजीन की अनुनादी संरचना। मतलब बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा जो अगला चैप्टर आएगा GOC, उसमें हम पढ़ेंगे कि बेंजीन को एरोमेटिक क्यों कहा जाता है। बट अभी याद रखो इतना सा कि बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, और चाहे तो बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने की बजाय एकांतर क्रम में जो डबल बॉन्ड है इनको हटाकर हम रिंग भी बना सकते हैं। याद रखना, ये सब के सब बेंजीन है, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो ठीक है, शुरुआत मैंने यहाँ पर बेंजीन से करी। कैसे करी बेंजीन को?
मैंने लिखा यहाँ पर ये बेंजीन, बस इसका यही नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? बेंजीन ही इसका नाम होता है, उसका और कोई नाम नहीं होता, याद रखना। ठीक है, चलो अब और आगे बढ़े। सेकेंड नंबर याद रखना, बेंजीन पर एक CH3 लगा दें तो इसका नाम हो जाता है टोल्यूइन। अब यहां पर एक चीज समझना, बेंजीन एरोमेटिक यौगिकों के जो नाम होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसमें से कुछ नाम बिल्कुल कॉमन नेम होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो है तो कॉमन बट IUPAC एक्सेप्टेड है, मतलब उसको हम कॉमन नेम तो है बट IUPAC भी बोल सकते हैं। और एक नाम होगा प्रॉपर IUPAC, 100% IUPAC होगा। तो यहां पर अगर तुम्हें कभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई संरचना दे रखी हो, आपसे कहा जाए इसका IUPAC नेम बताइए, तो आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ABCD देखने पड़ेंगे, सिंगल चॉइस है या मल्टीपल चॉइस है, ये देखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो, तो यहां पर जैसे ये टोल्यूइन है, टोल्यूइन इसका कॉमन नेम है बट IUPAC एक्सेप्टेड है, IUPAC में भी लिख सकता हूं। और एक प्रॉपर IUPAC नेम, प्रॉपर का मतलब बेंजीन इसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला और ये प्रतिस्थापी, तो इसका एक नाम होगा मिथाइल बेंजीन या मैथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। नंबर 3 और देखो, जैसे बेंजीन पर अगर हम OH लगा दें या बेंजीन पर, चलो हम पहले सारी संरचना लिख लें, बेंजीन पर NH2 लगा दें, ठीक है। और देखो नंबर 5, पहले एक काम करें, बेंजीन पर हम सारे के सारे हर एक प्रकार के क्रियात्मक समूह लगा दें, ठीक है, ये लगा दिया। COOH के बाद CONH2 लगा दें, के बाद एक क्रियात्मक समूह COC2H5, एक एस्टर लगा दें, एक CN भी लगा दें, ठीक है। ऐसे एक यहाँ पर ये भी हम बना सकते हैं। देखो नंबर 10, बेंजीन पर COCl भी लगा सकते हैं। अब देखो ये हर एक प्रकार के क्रियात्मक समूह हमने बेंजीन पर लगा दिए, तो सबके 2-2 नाम होंगे। कैसे नाम होंगे? 2-2। बेंजीन पर अगर OH है तो एक तो नाम होता है इसका फिनॉल, कॉमन नेम है बट IUPAC एक्सेप्टेड है। एंड प्रॉपर IUPAC नेम क्या होगा? प्रॉपर IUPAC नेम होगा बेंजीन। बेंजीन के बाद क्या लगा देंगे? OH का सफिक्स क्या होता है? ऑल, बेंजीनॉल, ठीक है। बेंजीन पर NH2 हो तो इसका एक नाम होता है एनिलीन, एनिलीन, और एक प्रॉपर IUPAC नेम होगा बेंजीन अमाइन। बेंजीन को बेंजीन लिखा और NH2 का सफिक्स क्या होता है IUPAC में? एमीन, तो नाम हो गया बेंजीन एमीन, ठीक है। बेंजीन पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसका नाम होता है बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। और प्रॉपर IUPAC नेम क्या होगा? बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। CHO का B टाइप सफिक्स कार्बन है, क्रियात्मक समूह में कार्बन है, तो ये कार्बन चेन में शामिल नहीं हो रहा है, तो कौन सा सफिक्स लिखेंगे? B टाइप, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। बेंजीन पर COOH हो तो ये लिखा जाएगा बेंजोइक एसिड। और प्रॉपर IUPAC नेम क्या लिखेंगे? प्रॉपर IUPAC नेम होगा इसका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसी प्रकार से बेंजीन पर अगर CONH2 हो तो एक नाम होता है इसका बेंज अमाइड बोलते हैं। बेंज अमाइड कॉमन नेम है बट IUPAC एक्सेप्टेड भी है। और एक नाम प्रॉपर IUPAC नाम हो जाएगा इसका बेंजीन कार्बोक्सामाइड, B टाइप सफिक्स कार्बोक्सामाइड। अब बेंजीन पर COO इथाइल है, ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? एस्टर। एस्टर में सबसे पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल के बाद बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट, याद रखना, एथिल बेंजोएट, ये इसका कॉमन नेम बट IUPAC भी है। और प्रॉपर IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रॉपर IUPAC नेम होगा इथाइल
बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, बेंजीन पर CN है तो इसका नेम होता है बेंजो नाइट्राइल, याद रखो। बेंजीन पर COCl हो तो इसका कॉमन नेम, बट IUPAC एक्सेप्टेड भी है, बेंजोइल क्लोराइड। और प्रॉपर IUPAC नेम होता है बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। अब जरा देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। इसमें पूछा था इसका IUPAC नेम। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, IUPAC नेम पूछा था और एक ऑप्शन था, ये भी था, बी ऑप्शन ये दे रखा था, सी ऑप्शन कुछ और दे रखा था और डी ऑप्शन नन वगैरह ऐसा कुछ था। क्वेश्चन सिंगल चॉइस था। तो बताइए ये भी नाम IUPAC एक्सेप्टेड, ये भी नाम प्रॉपर IUPAC, दोनों दे रखे हैं, सिंगल चॉइस है। तो कौन सा किस नाम को टिक किया जाएगा, क्या किस नाम को टिक करना था इसको, ये सही आंसर था। ये तो IUPAC एक्सेप्टेड है, ये प्रॉपर IUPAC 100%। तो सिंगल चॉइस में आ जाए तो ये आंसर होगा। बट अगर ये क्वेश्चन दे रखा हो, ये कंपाउंड दे रखा, दोनों नाम दे रखे और क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आ जाए तो मल्टीपल में ये भी आंसर होगा, फिर ये भी आंसर होगा। तो याद रखो, तो कई बार क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो इनके ऑप्शंस पर भी डिपेंड करते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो ये तो हुआ। ये ऐसे यौगिक थे जिसमें सिर्फ एक एक क्रियात्मक समूह हो, तो इस प्रकार से इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलें। देखो समझना, जैसे मैं बात करूं 6 नंबर कंपाउंड की, इसकी 10th के बाद 11th, बेंजीन पर हमने COOH लगा दिया और एक OH भी लगा दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, चलो इसको थोड़ा सा हम बाद में लें, पहले इसके पहले ये एग्जांपल ले सकते हैं इस टाइप के। जैसे मान लो ये यौगिक दे रखा है CH3CH3, एक कंपाउंड और दे रखा है CH3CH3 और एक और दे रखा हो इस प्रकार से CH3CH3। ये 3 यौगिक हैं, इसके नाम लिखने हैं। तो इनका कॉमन नेम भी होता है और इनका IUPAC नेम भी होता है। कॉमन नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो। देखो एक वर्ड होता है, एक होता है ऑर्थो, मेटा META मेटा, और एक होता है पैरा। हिंदी में भी लिख सकते हैं ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ऑर्थो को शो करेंगे O से, मेटा को शो करेंगे M से और पैरा को शो करेंगे P से। तो अगर दो समूह हो, ऑर्थो मेटा पैरा की बात हम तभी करेंगे जब बेंजीन पर 2 ग्रुप जुड़े हो और दोनों ग्रुप अगर पास पास हो, मतलब एक 1 पर है दूसरा 2 पर है, तो उसको कहा जाएगा ऑर्थो। तो ये होगा ऑर्थो का मतलब O, खाली O लिखेंगे बस, पूरा ऑर्थो लिखने की जरूरत नहीं है, O। और 2 मेथिल को इसको बोलते हैं जाइलीन, ऑर्थो जाइलीन। और ये 1 ये 2 ये 3, 1 और 3 पर है तो मेटा जाइलीन, और 1 और 2 3 और 4, 1 4 पर है तो पैरा जाइलीन। तो याद रखो ऑर्थो का मतलब 1 2, मेटा मतलब 1 3 और पैरा मींस 1 4 पर है तो पैरा जाइलीन। प्रॉपर IUPAC नेम क्या होगा, इसका प्रॉपर IUPAC नेम होगा 1,2 डाई मेथिल, 1,2 डाई मेथिल बेंजीन। ये क्या हो जाएगा 1,3 डाई मेथिल बेंजीन, और ये हो जाएगा 1,3 डाई मेथिल बेंजीन। इस प्रकार से नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे चलेंगे एरोमेटिक में। नंबर 14, नंबर 14 में अब समझना, मान लीजिए किसी यौगिक में COOH है, मतलब 2 क्रियात्मक समूह हो अलग अलग प्रकार के। ठीक है, एक तो ये हुआ, और एक यौगिक इस प्रकार का हो जिसमें एक ही प्रकार के 2 क्रियात्मक समूह हो, एक ही प्रकार के 2 क्रियात्मक समूह हो। ठीक है,
और एक ऐसा हो जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा हो, जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह बेंजीन से नहीं जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, साइड चेन से जुड़ा हो। अब नाम कैसे करेंगे समझना। तो देखो, तुमको याद है मैंने कहा था बेंजीन पर एक अकेला OH है, एक अकेला OH है तो क्या बोलते हैं, फिनॉल, और एक अकेला COOH है तो क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो ये OH है तो ये फिनॉल भी है और ये बेंजोइक एसिड भी है। लेकिन COOH और OH में पहले कौन आता है, पहले आता है COOH। तो यौगिक का जो नाम होगा वो इस पर निर्भर करेगा, ना कि OH पर। अब OH तो प्रतिस्थापी है, OH प्रतिस्थापी है, तो इसका नंबर 1 तो ये नंबर 2 है, समझना। मुख्य क्रियात्मक समूह नंबर 1 है तो ये नंबर 2 पर है। 2 का मतलब ऑर्थो, तो ये होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और फिर लिखेंगे बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये नाम लिखा। चलो ठीक है, और आगे चलें। प्रॉपर आईयूपीएसी नाम लिखना है तो ये क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये भी इसका नाम होगा। और याद रखना एक इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, ये याद रखो। चूंकि सैलिसिलिक एसिड के आगे कोई ऑर्थो, मेटा या पैरा नहीं लिखा हुआ है तो याद रखो सैलिसिलिक एसिड तभी लिखा जाएगा जब दोनों की पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो होगी, तो ही सैलिसिलिक होगा। अगर मेटा या पैरा पर है तब हम इसको सैलिसिलिक एसिड नहीं बोलेंगे। तो सैलिसिलिक एसिड स्पेशली किसको शो करता है, ऑर्थो को, ये याद रखना। अब देखो, किसी बेंजीन पर दो एक समान दो क्रियात्मक समूह जुड़े हो तो अब इसका हम प्रॉपर आईयूपीएसी नेम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसका प्रॉपर आईयूपीएसी नेम, ये हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखा जाएगा। अब ये डाई बेंजोइक, ये बेंजोइक वर्ड अब काम में नहीं लेंगे। बेंजोइक वर्ड तभी काम में लेंगे जब COOH की संख्या कितनी हो, 1। बट अगर 1 से ज्यादा हो तो फिर इस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। और इसका कॉमन नेम भी होता है, याद रखना, PHEHALEIC, थैलेइक एसिड, हिंदी में बोलते हैं थैलेइक एसिड, याद रखना, ठीक है। अब ये संरचना देखो, इसको या तो मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं PHCHCHCOOH ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब अगर ऐसे दे रखा है तो क्या करेंगे समझना। बेंजीन को शॉर्ट में हम PH से भी शो कर सकते हैं। PH का मतलब फेनिल, ठीक है, बेंजीन रिंग है। अब देखो, मुख्य क्रियात्मक समूह बेंजीन से नहीं जुड़ी है, कहां जुड़ रही है, यहां से, तो ये इसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिस्थापी होगा। अब बेंजीन प्रतिस्थापी, याद रखना 3 के बाद इसको 4 5 6 ऐसे नहीं बोलेंगे, ये अलग चेन है, ये अलग चेन है, तो बेंजीन को क्या मान लिया, प्रतिस्थापी। और जब बेंजीन प्रतिस्थापी होता है तो उसका बोलते हैं हम फेनिल से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेनिल। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। तो ये हो जाएगा 3 फेनिल, PHENYL, 3 फेनिल। कितने कार्बन की चेन, 3। प्रोप 2 इन, प्रोप के बाद 2 इन, डबल बॉन्ड है, 2 के बाद 2 इन के बाद फिर बाद लास्ट में 1 ओइक एसिड। ये इसका प्रॉपर आईयूपीएसी नेम होगा, ठीक है। और एक नाम और याद रखो इसका, वो होता है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड भी बोलते हैं, याद रखना,
तो ये यौगिक और ये यौगिक एक ही है। तो बेंजीन को या तो रिंग बनाकर लिखें या पीएच लगाकर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिनेमिक एसिड। तो ये हुआ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि आईपीएससी पूरा पढ़ लिया है। पूरा आईपीएससी ने हर एक कंपाउंड के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, क्रियात्मक समूह वाले, स्पायरो, बाइसाइक्लो, ये सारे यौगिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और लास्ट में हमने लिया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है विभिन्न प्रकार के यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। नामकरण के बाद अब हम बात करेंगे सामान्य नाम पद्धति। और सामान्य नाम पद्धति के बाद मतलब कॉमन नेमिंग की हम बात करेंगे। और कॉमन नेमिंग के बाद फिर हम लेंगे ट्राइबल सिस्टम मतलब रूल पद्धति। तो एक एक करके हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये है कॉमन सिस्टम, मतलब सामान्य पद्धति। अब देखो इस पद्धति में यौगिकों का नाम कैसे लिखेंगे। तो यहां पर इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, तुम्हें पता होगा क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। देखो जैसे क्रियात्मक समूह तुम्हें याद होगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिखा था। उसके बाद फिर एक ये था एनहाइड्राइड। इसके बाद फिर हमने लिखा था एस्टर। के बाद COX, के बाद CONH2 ये भी हमने लिया था। इसके बाद CN, के बाद NC, के बाद एल्डिहाइड। ये कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो एक तो ऐसे यौगिक जिनमें इसमें से कोई भी एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है, तो उसका नामकरण कैसे लिखेंगे सामान्य पद्धति में। एक तो ये क्रियात्मक समूह है। और एक और क्रियात्मक समूह इस प्रकार के OH ले लें, X ले लें, और इसके अलावा यहाँ पर X के अलावा हम एसएच थाइयो अल्कोहल भी, चलो थाइयो अल्कोहल यहाँ लिख सकते हैं। के बाद हमने X लिखा हैलाइड। उसके बाद NH2 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। इस प्रकार के क्रियात्मक समूह, मतलब क्रियात्मक समूह को हमने दो भाग में विभाजित करा। कौन कौन सा? पहला तो ऐसे क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन उपस्थित हो और ऐसा जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो। तो इनकी कॉमन नेमिंग कुछ अलग प्रकार से होगी और इनकी कॉमन नेमिंग कुछ अलग प्रकार से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी बात करें कि ये अगर यौगिक में उपस्थित है तो उसका सामान्य नाम कैसे लिखेंगे। आईपीएससी की बात नहीं कर रहे, सामान्य नाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो यहां पर मान लीजिए यौगिक इस प्रकार का है ROH। अगर ROH है तो उसका सामान्य नाम होगा एल्किल अल्कोहल। अगर इसके अलावा RSH हो तो यौगिक का नाम होगा एल्किल थाइयो अल्कोहल। अगर RX हो, हैलोजन हो, तो कहा जाएगा एल्किल हैलाइड। और अगर RNH2 हो तो नाम उसका होगा एल्किल अमाइन। इस प्रकार से इनका नाम हम लिखेंगे। आई बात समझ? तो देखो जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर इसके ले सकता हूँ। ये हमने लिखा CH3OH, नंबर सेकेंड C2H5OH, इसका नाम लिखना हो, या फिर एक ये वाला यौगिक हो, या फिर इस प्रकार का यौगिक हो। ठीक है, अब देखो कैसे नाम लिखे इनका। OH CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 को हम सामान्य पद्धति में क्या बोलते हैं? मैथिल। तो ये हो जाएगा मैथिल। और OH का मतलब अल्कोहल। यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसके लिए कहा जाएगा एथिल। के बाद अल्कोहल, तो ये मैथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल। अच्छा, अगर OH की जगह मान लीजिए SH होता तो क्या बोलते? मैथिल थाइयो अल्कोहल बोल देते। अगर यहाँ पर क्लोरीन होता तो क्या बोलते हैं? मैथिल क्लोराइड बोल देते हैं। इस प्रकार से इनका नाम रहेगा। जो क्रियात्मक समूह है बस उसी का नाम हमें बाद में एज इट इज जोड़ना है, बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है। OH है तो एल्किल के बाद अल्कोहल लिख देंगे, SH है तो एल्किल के बाद थाइयो अल्कोहल लिख देंगे, हैलोजन है तो हैलाइड लिख देंगे। बस ये ऐसे ही इनका नाम चलेगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कौन सा?
ये होगा प्रोपिल अल्कोहल। ये क्या होता है? आइसो प्रोपिल अल्कोहल। भाई OH से अटैच ये वाला कौन सा एल्काइल समूह है? ये बता चुका मैं तुमको, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ऐसा यौगिक दे रखा हो OH, या फिर 6 नंबर में ऐसा यौगिक बना रखा हो, ये बना रखा हो। अब देखिए OH से अटैच ये जो समूह होता है, ये कौन सा समूह होता है? आइसोब्यूटिल होता है। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अगर हेलोजन होता, क्लोरीन होता तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड बोल देते। अगर NH2 होता तो आइसोब्यूटिल एमीन बोल देते। अब ये है 4 कार्बन का ब्यूटिल, और 4 कार्बन में किस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है? इस वाले कार्बन पर। ये कौन सा कार्बन है? टर्शरी कार्बन है। तो ये हो जाएगा, टर्शरी को लिखेंगे T से, T ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इस प्रकार से नाम होगा। ओके, और एग्जांपल देखो 6 के बाद नंबर 7। जैसे ये यौगिक यहां पर Cl लगा रखा हो, अब बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे? तो ये जो क्लोरीन से अटैच्ड यहाँ पे समूह है, क्लोरीन से अटैच्ड यहाँ पे जो समूह है, ये को समूह का नाम क्या है? ये है आइसोपेंटिल, आइसोपेंटिल क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये यौगिक दे रखा हो, अब यहां पर बताइए तो OH से अटैच ये जो समूह है, ये कौन सा समूह है? नियोपेंटिल है। तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटिल, और OH के लिए क्या लिखेंगे? अल्कोहल। इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा नियोपेंटिल अल्कोहल। ठीक है, और देखो तुम्हें ये सब भी याद होगा। जैसे C+C, यहाँ पे लिखा Cl, या फिर एक ये भी हम लगा सकते हैं Cl, और एक यौगिक ये बना सकते हैं C+C Cl। अब इनका नाम लिखना है तो तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे कहा भी था कि क्लोरीन जिस एल्किल समूह से जुड़ा है C+C है, इसको क्या बोला जाता है? विनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल, और Cl के लिए क्लोराइड। सोचिए अगर Cl है तो हमने लिखा विनाइल क्लोराइड, अगर Cl ना होकर यहाँ पर OH होता, अल्कोहल होता, तो नाम क्या होता? विनाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पर SH होता तो क्या बोलते? विनाइल थायो अल्कोहल। अगर यहाँ पर NH2 होता तो क्या बोलते? विनाइल एमीन। ऐसे इनके नाम लिखते। आई समझ में? अच्छा, फिर मैंने तुमसे वहां पे कहा भी था कि विनाइल में अगर एक CH2 समूह जोड़ दें, ये कौन सा समूह हमने जोड़ा? CH2। तो विनाइल में CH2 जोड़ने से ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है? एलिल में। तो ये हो जाएगा एलिल, और Cl के लिए लिखा जाएगा क्लोराइड, एलिल क्लोराइड। समझे? और इसी प्रकार से एक मैंने तुमसे और कहा था कि एलिल में अगर डबल बॉन्ड को हटाकर ट्रिपल बॉन्ड लिख दें तो इसको बोला जाता है प्रोपार्जिल, PROPARGYL, प्रोपार्जिल क्लोराइड। इस प्रकार से इनका नाम लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, तुम्हें ये भी मैंने बताया था प्रतिस्थापियों में कि बेंजीन है और बेंजीन पर CH2 हो और यहाँ पर Cl जुड़ा हो, या तो Cl जुड़ा हो या OH जुड़ा हो। तो Cl जुड़ा है तो उसको कहा जाएगा बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन से CH2 हो तो उसको क्या बोला जाता है? बेंजिल। तो ये हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। OH होता तो क्या बोलते? तो हम बोलते बेंजिल अल्कोहल। इस प्रकार से नाम लिखेंगे। तो ये इन यौगिकों का नामकरण। और देखो और भी एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं इस प्रकार के यौगिकों में। जैसे हमें ये एग्जांपल ऐसा दे रखा हो CH3OCH3, या फिर हमको ऐसा दे रखा हो CH3CH2OCH3। अब बताइए इन यौगिकों का नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्रियात्मक समूह देखें। क्रियात्मक समूह है कौन सा? तो ठीक से आपको लग रहा है इसमें कि बीच में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है तो ये क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? ईथर। तो ये भी क्या है? ये भी ईथर है।
ये भी ईथर है। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल। और जो क्रियात्मक समूह है उसका बिल्कुल वही नाम लिख देंगे, तो उसको लिखेंगे डाई मेथिल ईथर। यहाँ पे देखो ये असम्मित ईथर है, एक तरफ मेथिल है एक तरफ एथिल है, अलग अलग समूह है, तो दोनों को लिखेंगे, CH3 के लिखेंगे मेथिल और इसके लिखेंगे एथिल। अब एथिल मेथिल में पहले कौन आएगा, यही रीजन है कि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हमें लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो स्पेलिंग याद रखो, इंग्लिश में स्पेलिंग याद रखो, आपको बहुत मदद मिलेगी। हिंदी में प्योरली हिंदी में लिखेंगे थोड़ी तकलीफ आएगी आपको फिर। तो मेथिल स्टार्ट होगा M से, एथिल स्टार्ट होगा E से, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है E, इसलिए ये पहले लिखा जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एथिल मेथिल और उसके बाद ईथर, समझे। तो ये हुआ ईथर का। इसी प्रकार से अब देखो जैसे ये दे रखा हो CH3COCH3, या फिर एक यौगिक कुछ ऐसा दे रखा हो C2H5COCH3। अब बताइए इनका नाम, तो देखो C डबल बॉन्ड O कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, कीटोन। तो कीटोन में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन। और याद रखो इसका एक फेमस कॉमन नेम भी होता है, एसीटोन भी बोलते हैं। अब एसीटोन नाम कैसे आया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस इसका ये एक फिक्स नेम भी होता है एसीटोन। और याद रखो इसका ये एसीटोन जो नेम है, ये जो एसीटोन इसका जो नेम है ये बहुत फेमस नेम है इसका। तो चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, बट कभी अगर लिखना पड़े तो एसीटोन को ही लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ देखो ये असम्मित कीटोन है, एक तरफ मेथिल है एक तरफ एथिल है, तो वही कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा एथिल मेथिल और यहाँ पर कीटोन, ऐसे लिख देंगे। एक दो एग्जांपल इसके और हैं, बड़े अच्छे एग्जांपल हैं, ये भी तुम्हें आना चाहिए। देखो जैसे एक तरफ दे रखा है बेंजीन और CO और CH3, इसका नाम लिखना है, तो बीच में तो कीटोन है, CO तो कीटोन होता है, एक तरफ कौन है CH3 का मतलब मेथिल, और एक तरफ बेंजीन है, तो बेंजीन को यहाँ पर बेंजीन नाम बोल के क्या बोलेंगे, फेनिल बोलेंगे। और फेनिल की स्पेलिंग किससे शुरू होगी, P से, PHENYL फेनिल। तो P पहले आएगा या M पहले आएगा, M पहले आता है, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर मेथिल फेनिल कीटोन। या फिर एक नाम और होता है इसका एसीटो, ये वर्ड याद रखना, एसीटोफिनॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला, एसीटोफिनॉन, ठीक है। इसी के अलावा एक यहाँ पर ये भी हम ले सकते हैं, 18th नंबर एग्जांपल। मान लीजिए कीटोन के दोनों तरफ बेंजीन हो, दोनों तरफ बेंजीन हो, तो इसको कहा जाएगा, एक नाम तो इसका डाई फेनिल कीटोन, डाई फेनिल कीटोन, और एक नाम और होता है वो क्या, बेंजोफिनॉन। ये वर्ड याद रखना, अगर एक तरफ CH3 है तो एसीटोफिनॉन और दोनों तरफ बेंजीन हो तो बेंजोफिनॉन, ये इसके कॉमन नेम होंगे। आई बात समझ। तो इस प्रकार से चलो ठीक है, एक दो एग्जांपल ये भी हम ले सकते हैं, जैसे तुम्हें ये दे रखा हो CH3 CH2 एंड सिंगल बॉन्ड NH2 दे रखा हो, या फिर ऐसे लिखा हुआ हो CH3 NHCH3, और या फिर एक ऐसा एग्जांपल CH3 बीच में N और तीनों तरफ कार्बन चेन है। तो ये तुम्हें याद होगा, अगर यौगिक में NH2 उपस्थित है तो वो होता है 1 डिग्री एमीन, NH है और दो तरफ कार्बन चेन है तो 2 डिग्री एमीन, और N है और तीन तरफ कार्बन हो तो 3 डिग्री एमीन होता है। तो इसका नाम क्या होगा, तो NH2 से जुड़ा हुआ कौन है, एथिल, तो ये हो जाएगा एथिल एमीन, एथिल एमीन। इसमें NH के दोनों तरफ इधर भी मेथिल और इधर भी मेथिल है, तो इसको बोलेंगे यहाँ पर डाई मेथिल एमीन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल एमीन।
और यहाँ पर N के तीनों तरफ तीनों मिथाइल है, तो 3 मिथाइल के लिए 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राई मैथिल एमीन। बस इस प्रकार से इनकी हम कॉमन नेमिंग बना लेंगे। तो ये ऐसे यौगिक हैं जिसमें क्रियात्मक समूह कौन कौन सा है, या तो अल्कोहल या हैलाइड या एमीन या थायो अल्कोहल या ईथर या फिर कीटोन। तो इस प्रकार के अगर क्रियात्मक समूह है तो इनकी कॉमन नेमिंग हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कॉमन नेमिंग है इसको हम बोलते हैं ए टाइप कॉमन नेमिंग। अब कॉमन नेमिंग एक और होती है बी टाइप की। बी टाइप का मतलब वो उन्हीं यौगिकों के लिए होगी जिसमें ऐसे क्रियात्मक समूह होंगे जिसमें कार्बन उपस्थित हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड। अब वो कैसे करते हैं देखो, तो ये तो हुआ ए टाइप कॉमन नेमिंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बी टाइप कॉमन नेमिंग। तो बी टाइप कॉमन नेमिंग कैसे लिखेंगे देखो, अब बी टाइप कॉमन नेमिंग के लिए चलो हेडिंग हमने लिखा यहां पर, बी टाइप कॉमन नेमिंग। ठीक है, इसके लिए तुम्हें 2 टेबल याद करने पड़ेंगे, 2 प्रकार की टेबल। कौन कौन सी, एक टेबल तो इस तरह से याद रखना, जैसे ये मैंने यहां पर एक टेबल तो ये बनाया, ठीक है, एक टेबल तो ये लिखा, पहले कॉलम में लिखा कार्बन परमाणुओं की संख्या, और इधर लिखेंगे पूर्व लग्न प्रीफिक्स। ठीक है, अब इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन याद रखना। अगर 1 कार्बन है तो लिखा जाएगा फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड। अगर 1 कार्बन है तो FORM फॉर्म, 2 कार्बन है तो ACET एसिड, 3 कार्बन है तो लिखा जाएगा प्रोपियोन PROPION प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर BUTYR ब्यूटायर, 5 कार्बन है तो वलेर VALER वलेर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 3 कार्बन हो और साथ में एक डबल बॉन्ड भी हो यौगिक में तो बोला जाएगा एक्रिल ACRYL एक्रिल, और 4 कार्बन है और साथ में एक डबल बॉन्ड भी हो, 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी हो तो फिर प्रीफिक्स कहा जाएगा प्रोटॉन। थोड़ा सा अभी हम एग्जांपल लेंगे तो तुम्हारे लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। तो देखो 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपियोन, बट अगर 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो एक्रिल। इसी प्रकार से 4 कार्बन के साथ ब्यूटिल, ब्यूटिल को हो या इंग्लिश में ब्यूटायर भी बोल सकते हैं, और 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो क्रोटोन बोला जाएगा, और सिर्फ 5 कार्बन हो तो वलेर। इसके अलावा अगर कोई भी स्थिति है 6 कार्बन हो, 7 हो, 8 हो, उसका फिर सामान्य नाम नहीं होगा, उसका सिर्फ IUPAC नेम ही लिखा जाएगा, याद रखना। इसी प्रकार से एक टेबल और यहां पर बनाते हैं, ये हमने लिखा पहले कॉलम में हमने लिखा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, और यहां पे लिखेंगे क्या सफिक्स, सफिक्स का मतलब अनुलग्न। ठीक है, कौन कौन सा क्रियात्मक समूह, COOH COO कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्रेट, के बाद COR एस्टर, COX हेलोजन, CONH2 अमाइड, CNNC या फिर CHO एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो अगर ये क्रियात्मक समूह है तो अब इनका सफिक्स क्या लिखा जाएगा, थोड़ा सा अलग है IUPAC से। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लिखा जाएगा इक एसिड, IUPAC में होता है ओइक एसिड, लेकिन कॉमन सिस्टम में होगा इक एसिड। ठीक है, एनहाइड्रेट है तो ये लिखा जाएगा इक एनहाइड्रेट,
एस्टर है तो सबसे पहले ये वाला R एल्किल, खाली जगह ब्लैंक स्पेस के बाद 8, आईयूपीएसी में होता था O8, यहां पर होगा ATE 8। COX आईयूपीएसी में होता है ऑयल हैलाइड, O हटा दो, यहां पर हो जाएगा YL हैलाइड, इल हैलाइड। देखेंगे अभी एग्जांपल क्लियर होगा। अमाइड का आईयूपीएसी में सफिक्स था अमाइड, यहां पर भी अमाइड ही बोलते हैं। तो ये ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसका सफिक्स कॉमन सिस्टम में भी अमाइड और आईयूपीएसी सिस्टम में भी अमाइड ही होता है, दोनों में सेम। CN का आईयूपीएसी में सफिक्स होता है नाइट्राइल, यहां पर होगा O नाइट्राइल, O और जोड़ देंगे O नाइट्राइल। और NC है तो आईयूपीएसी में होता है आइसोनाइट्राइल, यहां पर लिखेंगे O आइसोनाइट्राइल, ठीक है। और एल्डिहाइड का आईयूपीएसी में सफिक्स होता है अल, यहां पर एज इट इज इसका हम नाम लिखेंगे एल्डिहाइड, एज इट इज एल्डिहाइड लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक तो तुम्हें ये टेबल याद रखनी है कि कितने कार्बन है और उन कार्बन का प्रीफिक्स क्या होगा, एक तो ये लिखना है, और एक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है इसको पहचानना है, और पहचानने के बाद फिर हम उसका जो भी सफिक्स होगा उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं इसमें। सबसे पहले कैटेगरी हमने यहां पर ली कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हमें कॉमन नेम लिखना है। तो नंबर 1 हमें मान लीजिए दे रखा है HCOOH, नंबर 1 दे रखा है HCOOH, ठीक है। और आगे चले, सेकेंड नंबर, पहले सारे एग्जांपल्स की हम बात कर लें, फिर हम उन सबके नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमने लिखा COOH, फिर लिखा COOH, फिर नंबर 5 COOH, नंबर 6 COOH, 7th नंबर आपको दे रखा हो 5 कार्बन, तो ये लिखा जाएगा COOH, ठीक है, ऐसे। और 8वां नंबर अगर ये ऐसे दे रखा हो COOH, ऐसे, समझ गए। अब इनका हमें नाम लिखना है, बताइए कैसे लिखेंगे, सोच के बताइए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। तो ऐसे युगों को मैं आईयूपीएसी की बात नहीं कर रहा हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या होगा ये हमें बताना है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यौगिक को देखो, यौगिक देखने के बाद ये देखो उसमें कुल कितने कार्बन है, क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी हम गिनेंगे। तो जितने भी कार्बन है उसके अनुसार हम पहली टेबल में से क्या लिखेंगे, ये वाले प्रीफिक्स। 1 कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 है तो प्रोपियोन, ऐसे लिखेंगे। और फिर क्रियात्मक समूह को पहचाना, जो भी क्रियात्मक समूह है उसी के अनुसार उसका हम सफिक्स जोड़ देंगे। बस प्रीफिक्स में सफिक्स को जोड़ना है, वही उसका कॉमन नेम। देखो कैसे समझना, यहाँ पे जो पहला यौगिक है इसमें कितने कार्बन, 1 कार्बन, तो 1 के लिए हमने क्या लिखा, फॉर्म लिख दिया, फॉर्म। COOH कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या होगा, इक एसिड, तो फॉर्म में क्या जोड़ दिया, इक एसिड, ये हो गया इसका नाम फॉर्मिक एसिड। बस ये करना है और कुछ नहीं करना है, समझे। फॉर्मिक एसिड, यहाँ कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। 1 2 3 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखा था हमने, प्रोपियोन, तो ये लिखा प्रोपियोन। और प्रोपियोन में क्या जोड़ देंगे, इक एसिड, तो ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड। यहां पर अब देखो इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 3 कार्बन है और डबल है, तो 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो अब इसको लिखा जाएगा एक्रिल, एक्रिल, और एक्रिल के बाद क्या जोड़ देंगे, इक एसिड, तो ये हो जाएगा एक्रिलिक एसिड। बस ऐसे बनाना है।
5वें नंबर में 1 2 3 4 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ब्यूटायर। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा? ब्यूटायर। और ब्यूटायर में क्या जोड़ देंगे? एक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, अब यहां देखो 5वें और 6ठे में क्या फर्क है? 5वें में तो सिर्फ 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है। डबल बॉन्ड आ रहा है तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे? 4 कार्बन डबल बॉन्ड क्रोटोन, तो ये हो जाएगा क्रोटोन में जोड़ा एक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम होगा। समझे? एक चीज याद रखो, ये डबल बॉन्ड अगर यहां पर आता तो याद रखो यहां तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? यहां डबल बॉन्ड आ गया तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी, इसकी संयोजकता 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड यहां तो नहीं आ सकता, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहां तो आ सकता है। हाँ, यहां तो आ सकता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड यहां पर आया तब उसको हम क्रोटोन नहीं बोलेंगे, उसका सिर्फ आईपीसी नेम ही लिखा जाएगा, बस कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा। तो याद रखो क्रोटोन कब लिखा जाएगा? जब 4 कार्बन हो और साथ में एक डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहां पर होना चाहिए? डबल बॉन्ड इन 4 कार्बन के बीच में होना चाहिए, इस प्रकार से, तो ही क्रोटोन लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कितने कार्बन? 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? वलेर, तो ये हो जाएगा वलेर। और वलेर में क्या जोड़ दें? एक एसिड, ये हो जाएगा एक एसिड, वलेरिक एसिड। ठीक है, यहां पर देखो 1 2 3 4 5, और ये मेथिल तो इधर से 1 तो इधर से 2 नंबर पर इधर से मेथिल है, तो ये हो जाएगा आइसो वैलेरिक एसिड। इस प्रकार से हम इसकी नेमिंग करेंगे। आए समझ में? तो ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक यौगिक अगर उसमें उपस्थित है तो इस प्रकार से नेमिंग करेंगे। अब सोचो, एक काम करें, COOH को हटाकर हम एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें। कौन सा ग्रुप लगा दें? एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें। तो क्या करेंगे? एल्डिहाइड का सफिक्स क्या था? एल्डिहाइड। तो यहां पर एक एसिड को हटाकर क्या लिख देंगे? एल्डिहाइड। तो नाम क्या हो जाएगा? फॉर्म एल्डिहाइड। समझे? चलो ठीक है, एग्जांपल लिख लेते हैं। अब एल्डिहाइड की बात करें, ये देखो एल्डिहाइड कैसे? एल्डिहाइड का पहला यौगिक HCH डबल बॉन्ड हो, दूसरा यौगिक CH3 CH डबल बॉन्ड हो, तीसरा 3 कार्बन, चौथा 3 कार्बन, एक एल्डिहाइड, पांचवा हमने लिखा 4 कार्बन का एल्डिहाइड, छठा 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से। अब बताइए इसके नाम क्या होंगे? सोच के बताइए। एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो एक कार्बन के लिए हमने लिखा फॉर्म, फॉर्म के बाद एल्डिहाइड, ये हो जाएगा फॉर्म एल्डिहाइड। 2 कार्बन है तो 2 के लिए एसिड और एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। 3 कार्बन है तो प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। अब 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा एक्रिल, एक्रिल एल्डिहाइड, ये इसका सामान्य नाम। और याद रखो एक्रिल एल्डिहाइड का एक नाम और होता है कॉमन, ACROLEINE, एक्रोलीन। एक्रोलीन भी इसका नाम होता है सामान्य। तो ऐसे लिखा जाए तो एक्राइल एल्डिहाइड, और ऐसे याद रखना होगा एक्रोलीन भी इसको कहा जाता है। अब देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूटायर लिखा, ब्यूटायर, और एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड। और यहाँ पे देखो 4 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, वो भी कहां पर है? सेकेंड और थर्ड के बीच में आ रहा है, तो ये बोला जाएगा क्रोटोन, और क्रोटोन के बाद एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ठीक है, और देखो और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे देखो नंबर 9। अब ये वाला यौगिक ले लिया जाए, HCOCOH, नंबर 10 CH3
COCOH इस प्रकार से, या फिर HCOCH3, या फिर 12th नंबर में CH3 के बाद COOC2H5। ये कुछ यौगिक है। अब इनके हमें कॉमन नेम लिखना है, या फिर एक 13th नंबर ये भी ले सकते हैं HCN, या फिर 14th नंबर CH3CN। अब बताइए इनके सामान्य नाम पद्धति में कैसे नाम लिखे जाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले क्रियात्मक समूह को पहचानो। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, C डबल बॉन्ड O O एंड C डबल बॉन्ड O। ये तो हुआ कौन सा, एनहाइड्राइड। कैसा है, इधर भी H इधर भी H। किस प्रकार का एनहाइड्राइड है, सम्मित या असम्मित। तो देख रहे हैं ऑक्सीजन के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट एक समान है, तो ये सम्मित हुआ। सम्मित में क्या करेंगे, किसी एक तरफ की जो श्रृंखला है बस उधर ही कार्बन गिनेंगे, बस दोनों तरफ के कुल कार्बन नहीं गिनेंगे। तो O के इधर कितने कार्बन है, एक, बस इसी के आधार पर प्रीफिक्स डिसाइड करेंगे। तो एक कार्बन के लिए हमने लिखा फॉर्म, एक कार्बन के लिए फॉर्म, फॉर्म के बाद एक एनहाइड्राइड, दैट इज फॉर्मिक एनहाइड्राइड। समझे, इसमें इधर 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन, ये कैसा, ये असम्मित एनहाइड्राइड है, असम्मित। तो लेफ्ट में कितने कार्बन, 2, तो 2 के लिए लिखा गया एसिटिक। एसिड में क्या लगा देंगे, एक, एसिटिक। राइट में कितने कार्बन, 1, तो 4 में क्या जोड़ देंगे, फॉर्मिक। तो ये हो गया एसिटिक, फॉर्मिक, और लास्ट में क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड। एसिटिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड। समझे। अब ये देखो, ये अलग प्रकार का क्रियात्मक समूह है। ये कौन सा है, C डबल बॉन्ड OO, और इससे जुड़ा हुआ है कार्बन। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह हुआ, एस्टर। ठीक है, अब ये रहा एस्टर। एस्टर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्किल। एल्किल कौन होता है, R। R का मतलब वे एल्किल समूह जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो उसको हम एल्किल बना देंगे। तो यहां पर O से कौन जुड़ा हुआ है, CH3। CH3 का नाम क्या, मैथिल। मैथिल के बाद अब इधर गिनो, इधर O के इधर कितने कार्बन है, जिस तरफ C डबल बॉन्ड O होगा उधर ही हम कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे। तो इधर कितने कार्बन है, 1, तो मिथाइल के बाद फॉर्म, और फॉर्म के बाद फिर लिखा जाएगा 8, तो इसका नाम होगा मैथिल फॉर्मेट। समझे। इसमें देखो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, C2H5, तो ये हमने लिखा एथिल, लिखा एथिल। अब CO की तरफ कितने कार्बन है, 1 और 1, 2, तो 2 का मतलब ये हो जाएगा एसिड, और एसिड में क्या जोड़ देंगे, एसिड में जोड़ देंगे 8, तो ये हो जाएगा एथिल एसीटेट। समझे, इस प्रकार से नाम लिखेंगे। इसी प्रकार से अब HCN दे रखा है, CN का सफिक्स क्या दे रखा है, O नाइट्राइल। तो देखो HCN में कितने कार्बन है, 1, तो 1 कार्बन के लिए हमने लिखा फॉर्म, फॉर्म के बाद क्या जोड़ देंगे, O नाइट्राइल, तो ये हो जाएगा फॉर्मोनाइट्राइल, फॉर्मोनाइट्राइल। ठीक है, और CH3CN है, कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए एसिड, ACET, एसिड O नाइट्राइल। तो 1 कार्बन का साइनाइड, फॉर्मोनाइट्राइल, 2 कार्बन का नाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। इस प्रकार से इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं इसमें। 14 के बाद नंबर 15 तुम्हें दे रखा हो यहाँ पर HCONH2, 16th नंबर CH3CONH2, नंबर 17 CH3CONH and C2H5, नंबर 18 CH3C डबल बॉन्ड N, और इधर जुड़ा हुआ है C2H5, इधर जुड़ा हुआ है CH3। अब देखो इन यौगिकों में पहले देखो क्रियात्मक समूह कौन सा है, पहले क्रियात्मक समूह पहचानना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O N सभी में आ रहा है, तो ये सब के सब अमाइड है। और अमाइड 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, 1 डिग्री अमाइड,
2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड। तो यहां पर ये कौन सा CONH2 है तो 1 डिग्री अमाइड, CONH2 है तो 1 डिग्री अमाइड। लेकिन CO से जुड़ा हुआ है NH और NH से जुड़े हुए कार्बन, तो ये 2 डिग्री अमाइड। और C डबल बॉन्ड O और N, और N से दोनों तरफ कार्बन चेन, तो ये 3 डिग्री अमाइड है। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम में देखो, और जिस तरफ C डबल बॉन्ड O है उधर कार्बन की संख्या हम गिनेंगे और उसी के आधार पर हम लिखेंगे फॉर्म एसिड या फिर प्रोपियोन। तो इधर कितने कार्बन, 1, तो 1 के लिए हमने लिखा फॉर्म, ये लिखा फॉर्म, और फॉर्म के बाद अमाइड, इसका नाम हो गया फॉर्म अमाइड। 1 और 1 2, ये हो गया एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। अब यहां पर देखो NH के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कार्बन गिनेंगे किधर, इस तरफ से, तो ये क्या है प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी जुड़ा किससे है, N से, तो ये हो जाएगा N एथिल, N एथिल। उसके बाद 2 कार्बन की चेन, तो 2 के लिए लिख देंगे एसिड अमाइड, N एथिल एसिड अमाइड। अब ये देखो ये 3 डिग्री अमाइड है, 3 डिग्री अमाइड में प्रतिस्थापी कितने, 2, एक एथिल और एक मैथिल, दोनों जुड़े हुए किससे हैं, नाइट्रोजन से, तो ये लिखा जाएगा N एथिल N मैथिल, दोनों प्रतिस्थापी लिखे N एथिल N मैथिल। और कितने कार्बन है इधर, 2, तो 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, 2 के लिए लिखेंगे एसिड अमाइड। इस प्रकार से ये नाम हो जाएगा N एथिल N मैथिल एसिड अमाइड, समझे। तो ये अमाइड की नेमिंग हुई। और देखो जैसे मान लीजिए ये क्रियात्मक समूह हो नंबर 19 HCOCl, 20 नंबर CH3COCl। अब बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो COCl कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, ये रहा COX, X यहाँ पर क्या है, हेलोजन है, हेलोजन यहाँ पर क्या रहता है Cl, तो ये लिखा जाएगा 1 कार्बन के लिए हमने लिखा फॉर्म, फॉर्म के बाद सफिक्स क्या होगा YL, तो फॉर्म के बाद जोड़ा YL, तो ये हो गया फॉर्मिल। फॉर्मिल के बाद COCl का सफिक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मिल YL के बाद Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिल क्लोराइड। यहाँ देखो 1 और 1 2 कार्बन है, तो 2 के लिए लिखा एसिड, एसिड में जोड़ा YL एसिटिल क्लोराइड, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन क्रियात्मक समूहों का नाम लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और दे रहा हूं लास्ट में, मान लीजिए ये दे रखा हो, इसका नाम क्या लिखेंगे। अब देखो क्रियात्मक समूह कौन सा, CN है, CN, तो 1 2 3 3 कार्बन है और 3 के साथ एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो सोचिए 3 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एक्रिल, लिखा एक्रिल। एक्रिल के पास CN का सफिक्स O नाइट्राइल, तो ये लिखा जाएगा O नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा एक्रिलो नाइट्राइल। एक नाम और लिख सकते हैं हम, और CN से कौन जुड़ा हुआ है, विनाइल, तो ये भी इसका नाम हो सकता है विनाइल साइनाइड, ऐसे भी लिखा जा सकता है, याद रखना। फेमस नेम तो एक्राइलोनाइट्राइल है, याद रखना। तो या तो हम इसको एक्राइलोनाइट्राइल बोल सकते हैं या फिर विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, समझे। तो ये हुआ बी टाइप कॉमन नेमिंग। तो हमने बात करी कॉमन सिस्टम की, तो मैंने कहा 2 टाइप के कॉमन सिस्टम होते हैं, ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप कॉमन नेमिंग किसका होगा, जिसमें कार्बन नहीं होंगे, जैसे अल्कोहल, हैलाइड, एमीन, थायो अल्कोहल। और बी टाइप नेमिंग का मतलब जिसमें इस प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हो उसकी बी टाइप कॉमन नेमिंग लिखा जाता है, समझे। चलिए ये हुआ कॉमन सिस्टम कंप्लीट। इसके बाद एक सिस्टम और होता है जिसको बोलते हैं रूढ़ प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम। देखो अब वो कैसे लिखेंगे नाम, ये देखो नेक्स्ट, ट्राइबल सिस्टम, हिंदी में कहेंगे इसको रूढ़ प्रणाली, ठीक है। अब देखो इस प्रणाली में जो यौगिक होते हैं
उनका नाम उन यौगिकों के प्राप्ति स्थान या फिर उसके स्रोत पर निर्भर करता है। मतलब वो कहां से प्राप्त होते हैं या वो किस स्रोत से प्राप्त होते हैं उस पर निर्भर करता है। समझ गए? जैसे मैं कुछ यौगिक यहां पर ले सकता हूं। ये एक हमने यहां पर टेबल बनाई। इसमें हमने लिखा फर्स्ट टेबल में यौगिक कंपाउंड, उसके बाद फिर हमने लिखा उसका ट्राइबल नेम मतलब रूढ़ नाम, और लास्ट में हमने लिखा सोर्स या फिर प्राप्ति स्थान। ठीक है, जैसे तुम्हें याद होगा हम बोलते हैं CH4। CH4 का नाम क्या होता है? मेथेन होता है, लेकिन नाम होता है इसका मार्श गैस। अब क्यों होता है मार्श गैस? क्योंकि ये कहां से मिलता है? मार्शी एरिया से। मार्शी एरिया मतलब दलदली एरिया से मिलता है। तो थोड़ा सा इंग्लिश में लिखूंगा मैं। मार्श गैस का मतलब ये थोड़ा मैच करेगा। ये हमने लिखा मार्श गैस, और कहां से मिलता है? ये मार्शी एरिया से मिलता है। मार्शी एरिया का मतलब क्या हो गया? दलदली एरिया से। ठीक है, इसी प्रकार से एक यौगिक होता है CH3OH। इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट का मतलब होता है कास्ट स्प्रिट, हिंदी में बोलते हैं कास्ट स्प्रिट। और इसका स्रोत क्या होता है? इसका स्रोत होता है वुड मतलब लकड़ी से मिलता है। इसी प्रकार से एक यौगिक होता है C2H5OH। इसका नाम होता है ग्रेन अल्कोहल, और ये मिलता किससे है? ग्रेन से, मतलब धान से मिलता है। ये याद है, सुना होगा बियर। इथाइल अल्कोहल बेसिकली है क्या? बियर। और बियर बनती किससे है? जो से या कई प्रकार के धानों से बनती है, इसलिए इसका नाम होता है ग्रेन अल्कोहल भी होता है, याद रखना। एक होता है इसी प्रकार से HCOOH। इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का इनका स्रोत होता है फॉर्मिका। फॉर्मिका का मतलब लाल चींटियां, याद रखना। लाल चींटियों के आश्रम से ये एसिड बनता है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना? तो ये कुछ प्रकार के यौगिक हैं, इनका इस तरह से भी नाम लिखा जाता है। इसको बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? रूढ़ प्रणाली। रूढ़ प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि इनका जो नाम होता है वो इनके या तो स्रोत पर निर्भर करता है या प्राप्ति स्थान, या मतलब वो मिलते कहां से है। हालांकि इन सबका आईपीसी नाम तो होता है इसी। तो ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाई चांस कभी कभार किसी बुक में या कभी किसी क्वेश्चन में ऐसे नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि ये उसका नाम कौन सी पद्धति का है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ रूढ़ पद्धति। और एक नाम और याद रखना, एक व्युत्पन्न पद्धति भी होता है, डेराइव्ड सिस्टम। देखो डेराइव्ड सिस्टम मतलब व्युत्पन्न पद्धति। अब इसमें क्या होता है? देखो, जैसे ये यौगिक दे रखा है CH, इसका नाम होता है एसिटिलीन। ये सबको पता होगा, इसका नाम होता है एसिटिलीन। लेकिन सपोज यौगिक ऐसा हो CH3C1CH, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो ये वाला भाग हमने इसको यहां पर मान लिया, ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन से कौन जुड़ रहा हुआ है? मैथिल। तो इसका नाम हो जाता है मैथिल एसिटिलीन, इस प्रकार से बोलेंगे। या फिर CH3C≡CH3। अब दोनों तरफ मैथिल है, तो इसको हमने क्या मान लिया? एसिटिलीन है। इधर भी मैथिल, इधर भी मैथिल, तो इसको बोलेंगे क्या?
डाई मेथिल एसिटिलीन, समझे? इस प्रकार से इसका नाम होगा। अब सोचिए, मैं तुमको एक यौगिक दूं, तुम्हें लिखा हुआ है एलिल, वाइनिल, एसिटिलीन, इसकी संरचना बनानी है। तुम्हें क्या करना है? एलिल, वाइनिल, एसिटिलीन की संरचना बनानी है। सबसे पहले क्या करें? एसिटिलीन बना लें। कैसे बनाए एसिटिलीन की? C∼ ये लिखा, एक तरफ क्या लगा दो? एलिल, एक तरफ क्या लगा दो? वाइनिल। तो एलिल क्या होता है? एलिल ये होता है, पता होगा, ये एलिल। और वाइनिल क्या होता है? ये वाला। तो एक तरफ इस समूह को जोड़ दो, दूसरी तरफ इस समूह को जोड़ दो, तो इसको इधर जोड़ दें, तो ये बन जाएगा C∼C और इसको इधर जोड़ दो तो ये बन जाएगा डैश। तो ये संरचना हुई किसकी? एलिल वाइनिल एसिटिलीन की। तो इस प्रकार से भी यौगिकों का नाम हम लिख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर था नोमेनक्लेचर, ये हमारा हुआ कंप्लीट। तुमने देखा इसमें हमने कई सारे प्रकार के यौगिकों का नामकरण लिखा था। सामान्य पद्धति भी पढ़ा, IUPAC भी पढ़ा, कई सारे टाइप की यौगिकों के हमने नाम पढ़े। तो अब आपका ड्यूटी बनता है कि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें, ठीक से उसको समझें। और ये चैप्टर आने वाली ऑर्गेनिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें यौगिकों का नाम बनाना ही नहीं आएगा तो फिर आगे पढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, समझे? तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 180021217999 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।